इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की छवि इतनी कमजोर अब तक कभी नहीं हुई थी। हर चीज को इवेंट मत बनाइए मोदी जी, अपने मन की बात छोड़कर देशवासियों को की सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत दिखाइए। याद आती है जब इंदिरा गांधी जी के सामने पाकिस्तान सरेंडर हुआ था और एक हार्ड लाइनर निक्सन जैसे को भी इंदिरा गांधी की बात सुननी पड़ी। और विदेशी नीति की तो हालत और भी शर्मनाक है। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जो कभी भारत के सबसे करीब थे, आज हमारी पीठ पीछे चीन से। हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं है, बल्कि वैचारिक मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी कई हाई लेवल डेलीगेशंस का गठन भी उन्होंने किया था, जिसमें हमारे लगभग अधिकांश दलों के सम्मानित सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और सचमुच इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात बहुत ही प्रभावी तरीके से रखी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई। चर्चा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। पक्ष की ओर से यानी केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या किया गया है। हालांकि उन्होंने उन सभी सवालों के जवाब नहीं दिए जो विपक्ष चाहता था। विपक्ष पूछ रहा था कि जब हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी तो फिर हमने कदम पीछे क्यों हटाए? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप करीब 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने ट्रेड का हवाला देते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर रोका है, यानी सीज फायर कराया है। उसके अलावा राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे विपक्ष पर टारगेट किया और कहा कि विपक्ष को यह नहीं पूछना चाहिए कि कितने विमान गिराए गए हैं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल ने कितने विमान गिराए हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि जिस तरह से परीक्षा में केवल रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, उस तरह से विपक्ष नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है कि हमारे कितने विमान गिराए गए हैं। परीक्षा में इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उस दौरान कितनी पेंसिल टूटी और कितने पेन गुमे। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के हर मंच पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है और हम उस पर कोई समझौता किसी भी सूरत में नहीं करने वाले हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले मुझे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जाने का अवसर मिला था। वहां जो डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा था उसमें आतंकवाद पर भारत का स्टैंड डाइल्यूट हो रहा था। हमने साफ कह दिया कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्टैंड रखा नहीं जाएगा, हम किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेंगे और इसकी वजह से वहां कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या? अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील गए, करिश्मा किया है हमारे प्रधानमंत्री। तो चीन की मौजूदगी में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसमें जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कंडेम भी किया गया। यह प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके दिखाया, यानी भारत की बात अंततः मानी गई। और यह ब्रिक्स सम्मेलन के इतिहास में पहली बार हुआ जब जम्मू एवं कश्मीर में हुए किसी आतंकी घटना को खुलकर कंडेम किया गया। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं, 2008 में मुंबई में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, मगर उस समय की सरकार को जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन उसमें सबसे दुखद और आश्चर्य की बात है, कई वर्ल्ड फोरम, इंटरनेशनल फोरम पर जो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, जो उसकी निंदा की जानी चाहिए, वो अभी जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। अध्यक्ष, यदि आप उस घटना के बाद हुए ब्रिक्स सम्मेलन के डॉक्यूमेंट्स उठाकर देख लीजिए, मुंबई आतंकी हमले का कहीं जिक्र भी नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब जाकर कहीं के हालात कुछ बदलने शुरू हुए और साल 2017 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार 2017 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार आतंकवाद से लश्कर और
जैश जैसे आतंकवादी संगठनों को जोड़ा गया। यह भी अपने में करिश्माई काम था। यह परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि इसके ठीक 1 साल पहले उरी की घटना के भारत की सेनाओं ने सीमा पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमने दुनिया को बताया कि आतंकवाद के खिलाफ हम सरहद के इस पार भी मारेंगे और जरूरत पड़ी तो आतंकियों के घर में घुसकर भी मारेंगे। यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया। अध्यक्ष महोदय, यह वही नीति है जो पहले की सरकारों को भी अपनानी चाहिए थी। उन सरकारों को जिनके शासनकाल में भारत ने सबसे भीषण आतंकी हमलों का सामना किया, जिनमें 2008 का मुंबई हमला आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में बैठा हुआ है, जिंदा है, एक न भूलने वाली त्रासदी के रूप में जिंदा है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स में लिखा है, मेरे पास है भी, कोलिशन ईयर्स में लिखा है कि जब मुंबई अटैक हुआ था, प्रणोदा ने लिखा है, जब मुंबई अटैक हुआ था, इंडिया हैड एविडेंस दैट द टेररिस्ट केम फ्रॉम कराची पोर्ट। पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने पूरी दुनिया में को पूरी दुनिया में कोई मान नहीं रहा था। उन्होंने लिखा है प्रणोदा ने, एंड आई कोट, amid heated debates within the cabinet, there was a demand for military intervention which I rejected. यह उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, अनकोट। अध्यक्ष महोदय, भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है, जिनका नाम है अजय विसारिया, और वो शायद फॉरेन सेक्रेटरी थे, कि मुंबई हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणोदा ने पूछा व्हाट शुड बी डन। तो विदेश सचिव शिवशंकर मेनन जी ने सुझाव दिया कि भारत मोरदके में लश्कर ए तोयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। यह सुनकर प्रणोदा ने चश्मा उतारकर साफ किया और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त कर दी। अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार ने जो सही समझा वो किया, पर मैं मानता हूं कि अगर तब की सरकार ने भी 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 एयर स्ट्राइक जैसे निर्णायक और कठोर कदम उठाए होते तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदल सकती थी। एक पावरफुल और डिसाइसिव एक्शन पाकिस्तान और उनकी सेना के द्वारा इस 500 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा डिसइंसेंटिव साबित हो सकती थी। अध्यक्ष महोदय, 2008 में मुंबई हमलों के बाद उस समय की सरकार ने सिर्फ बातचीत का मार्ग चुना था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह कोई आलोचना नहीं है अध्यक्ष महोदय, न उस सरकार की, न उस समय के प्रधानमंत्री की, और न ही उन नेताओं की। उस समय की लीडरशिप को जो सही लगा उन्होंने वह निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का भारत अलग सोचता है और अलग तरीके से काम करता है। हमारा मानना है यह आपका प्रतिद्वंदी आतंक को रणनीति बना चुका हो और बातचीत की भाषा नहीं समझता हो तो स्टैंडिंग फर्म एंड बीइंग डिसाइसिव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत वह देश नहीं रहा जो पहले था। Two-day doziers have been replaced by decisive action. आज भारत सहता नहीं है, भारत जवाब देता है। अध्यक्ष महोदय, आज भारत आतंक की जड़ तक जाता है और उसे उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को और देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सब मिलकर, हम और ये सारे लोग सभी मिलकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा वह कदम उठाएंगे और उसके प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, यह समय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के संकल्प को
अधिक मजबूत करने का है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक एकता ही यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को जारी रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है और हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उनको नेतना नाबूद कर दिया। ये हमारी सेना ने किया है। खैर, जब विपक्ष बोलने पर आया तो विपक्ष ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। विपक्ष ने कहा कि जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी चल रही है वो पहले कभी नहीं थी, इस वक्त हाल बुरा है। सुनिए विपक्ष की सांसद क्या कहती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की छवि इतनी कमजोर अब तक कभी नहीं हुई थी। हर चीज को इवेंट मत बनाइए मोदी जी। अपने मन की बात छोड़कर देशवासियों को की सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत दिखाइए। याद आती है जब इंदिरा गांधी जी के सामने पाकिस्तान सरेंडर हुआ था और एक हार्ड लाइनर निक्सन जैसे को भी इंदिरा गांधी की बात सुननी पड़ी। और विदेशी नीति की तो हालत और भी शर्मनाक है। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जो कभी भारत के सबसे करीब थे, आज हमारी पीठ पीछे चीन से हाथ मिला रहे हैं। एक समय था जब भारत के पास नेबरहुड फर्स्ट की नीति थी और आज हमारे पड़ोसी हमें लास्ट प्रायोरिटी मानते हैं। स्पीकर मैडम, विदेश जाकर इंडियन डायस्पोरा के साथ तस्वीर खिंचवाना ही विदेश नीति बन गई है। अब ये सरकार प्रश्न पत्र भी खुद बनाती है और उत्तर भी खुद तय करती है। जनता से कोई संवाद नहीं, पार्लियामेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। ये सरकार केवल प्रचार की मशीन बनकर काम कर रही है। पहलगांव के शहीदों के परिवारों को जवाब कौन देगा? सरकार की कूटनीति की असफलताओं को जवाब कौन देगा? चीन की बढ़ती घुसपैठ और पड़ोसी देशों की बेरुखी का जवाब कौन देगा? अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो सरकार को सत्ता में बने रखने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष का हर सांसद लोगों के सवालों को उठाता रहेगा और अगर सवालों से डरती है तो कुर्सी छोड़ो। ये कुर्सी, ये पद जवाबदेही का है, सिर्फ इवेंट सेलिब्रेशन का नहीं है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आवाज न सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। आवाज न सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। मजलूमों की चीखें तो सुन लीजिए। मन की बातें बहुत कर ली साहब, वक्त मिले तो देशवासियों की गुहार भी सुन लीजिए। थैंक यू स्पीकर महोदय। जय हिंद। श्री सुनील तटकरे जी। आपने सुना विपक्ष की सांसद कितना मुखर होकर बोल रही हैं। उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार को टारगेट किया है और फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल उठा दिए हैं और कंपेयर किया है मोदी सरकार बनाम इंदिरा गांधी सरकार को। उसके बाद कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी सीधे सरकार पर निशाना साधा। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें,
देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। आपने सुना गौरव गोगोई किस तरह से मुखर होकर लोकसभा में सवाल पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या हुआ है। वहीं शिवसेना यूटीबी के सांसद ने भी सरकार पर सीधे निशाना साधा है। खैर, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस हो रही है वो तो अलग ही है, लेकिन जनता के मन में भी एक सवाल है। जब भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी और पाकिस्तान को पराजय करने के बहुत नजदीक हमारी सेना पहुंच चुकी थी, तो आखिर कदम पीछे क्यों हटाए? आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं है, बल्कि वैचारिक मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी कई हाई लेवल डेलीगेशंस का गठन भी उन्होंने किया था, जिसमें हमारे लगभग अधिकांश दलों के सम्मानित सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं और सचमुच इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात बहुत ही प्रभावी तरीके से रखी और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को उन्होंने मजबूत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी डेलीगेशन के सम्मानित सदस्यों के प्रति शीश झुकाकर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड तथा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को सही तरीके से अवगत कराया, प्रभावी तरीके से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल द हाउस that during Operation Sindoor, all the political parties of the country kept aside all ideologies and differences and showed solidarity with the nation, with the soldiers and with the government. फिर इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है, तो हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वह हमने दूर कर दी है। और मेरी दूर थोड़ी बहुत बची यदि भई होगी तो उसको भी दूर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे महाकवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अध्यक्ष महोदय, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अध्यक्ष महोदय, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया, वह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन जो होता है समय पर ही होता है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान जनता में भी गर्मजोशी थी और सेना को लगातार जनता
पुश कर रही थी ताकि सैनिक हमारे पाकिस्तान में घुसकर उसको सबक सिखा दें। वहीं लोकसभा में सर पर भी चर्चा हुई है। सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में हो रहा है वोटर लिस्ट का। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव आयोग बहुत गलत तरीके से करा रहा है, लोकतंत्र को मारने का काम किया जा रहा है। अब सर पर क्या होने वाला है ये तो कोर्ट बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सर पूरे देश में लागू हो सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।